हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीबी मैथ्स फैकल्टी रेजिडेंस। आज हम लेक्चर 3 करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला के, है ना। हमने लास्ट क्लास में कुछ एप्लीकेशंस पढ़ ली थी, आज हम कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि अगर 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है तो हम किस तरीके से बता पाएंगे डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से, और अगर कोलिनियर नहीं है तो उनसे ट्राइंगल फॉर्म होगा, और वो ट्राइंगल का टाइप क्या होगा ये सब भी हमने देख लिया था। आज हम कोडिलेटरल के टाइप को समझेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ कोडिलेटरल, ठीक है। तो देखो, अगर 4 पॉइंट हमें प्लेन में दिए जा रहे हैं, ठीक है, और उससे कोई कोडिलेटरल बन रहा है, तो वो किस टाइप का है वो बताने के लिए हम किस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला को यूज में ले सकते हैं वो देखो जरा। जैसे मैं एक कोडिलेटरल बना लेता हूं, ठीक है। लेट्स से ABCD इज अ कोडिलेटरल, ठीक है। ABCD क्या है? कोडिलेटरल। तो इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, ठीक है। तो ये हो गए। अब हमने जो टाइप्स पढ़ी हैं, क्या पढ़ी थी? पैरेललोग्राम पढ़ा हुआ है हमने कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर, रोम्बस, है ना, ये सब चीजें हमने पढ़ी। तो किस तरीके से बता पाएंगे हम, ये देखो। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, पर पैरेलल डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस से कैसे बताएंगे? डिस्टेंस से तो साइड की लेंथ ही निकाल पाएंगे ना सिर्फ। तो अगर ऑपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दें तो पैरेललोग्राम शो हो जाएगा, सही है क्या? ऑपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दें तो पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम शो करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा सकता हूं, है ना। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर ये शो कर दिया ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम शो हो जाएगा, सही है। अब देखो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो रेक्टेंगल में भी होती हैं। तो ये कैसे पता चलेगा ये पैरेललोग्राम है या रोम्बस? रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम तो होता ही है, लेकिन उसमें एक और चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, क्या? कि रेक्टेंगल के सभी एंगल भी 90 के होते हैं। तो इसमें एंगल 90 कैसे बता पाएंगे? एक तरीका ये है क्या, कि अगर मैं इसका एक डायगोनल बना दूं, इसका एक डायगोनल बना दूं AC, है ना। AC मैंने डायगोनल बना दिया, तो देखो जरा, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल हो गया तो मैं कह सकता हूं कि एक एंगल 90। अगर किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो पूरा रेक्टेंगल ही होगा, क्योंकि उसके सारे एंगल 90 के हो जाएंगे बाद में अपने आप ही, ठीक है। देखो, अब किस तरीके से शो कर सकता हूं कि मैंने चेक करना सीखा था, हमने टाइप ऑफ ट्राइंगल बताते टाइम ये सीखा था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया, लेट्स से इस ट्राइंगल में इफ इन ट्राइंगल ABC, है ना, अगर मैंने शो कर दिया कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो कि AB और BC की लेंथ है वो तो हम निकाल ही चुके हैं, और AC की लेंथ निकाल लें और ये दिखा दें कि दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से हम ये कह सकते हैं क्या, कि बड़ी साइड यानी AC के ऑपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये बताते ही पैरेललोग्राम तो शो कर ही चुके हैं, और 90 शो करते ही मैं कह दूंगा कि ये रेक्टेंगल हो जाएगा, सही है क्या? और एक और तरीका है रेक्टेंगल चेक करने का, वो क्या है कि भाई रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, क्लियर है। पर पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल इक्वल हों ऐसा जरूरी नहीं होता, सही है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या था कि अगर रेक्टेंगल की बात करें या पैरेललोग्राम ही बताना है तो इसमें एक चीज ये ऐड कर दो कि डायगोनल्स मे नॉट बी इक्वल, है ना। डायगोनल्स इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी ये तो ठीक है, लेकिन डायगोनल्स मे नॉट बी इक्वल, डायगोनल्स
मे नॉट बी इक्वल। ये पैरेललोग्राम की कंडीशन है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है ये तब होगा जब पैरेललोग्राम के बाद आपने ये चेक करके दिखा दिया तो आप कह सकते हो रेक्टेंगल है, ठीक है। ये एक तरीका है रेक्टेंगल बताने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि अगर आप ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दो, साथ ही दोनों डायगोनल्स इक्वल दिखा दो, है ना, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, तो आप कह सकते हो कि वो रेक्टेंगल है। तो एक तरीका ये है रेक्टेंगल दिखाने का और एक तरीका ये भी है, सही है। तो रेक्टेंगल समझ में आ गया, कैसे चेक करेंगे? ऑपोजिट साइड्स इक्वल, साथ के साथ दोनों डायगोनल भी इक्वल, जैसे AC और BD की लेंथ जब आप निकालोगे तो ये दोनों भी इक्वल आने चाहिए, सही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करें तो आता है अपने पास रोम्बस, ठीक है। क्या आता है? रोम्बस। तो रोम्बस कैसे चेक कर सकते हैं वो देखो। तो रोम्बस चेक करने के लिए आप, पैरेललोग्राम तो होता ही है, ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती ही है, अगर इसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो, मतलब सारी ही साइड इक्वल हो, कुल मिला के अगर कहें तो सारी साइड इक्वल हो तो वो रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है? ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एक कंडीशन। अब इसके डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। डायगोनल तभी इक्वल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के जब उसका एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। और अगर डायगोनल इक्वल है, ठीक है, अगर डायगोनल इक्वल है, डायगोनल इक्वल है तो एंगल 90 हो जाएगा, और सारे साइड इक्वल और एंगल भी 90 तो स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो डायगोनल्स मे नॉट बी इक्वल, ठीक है ना। तो रोम्बस के डायगोनल इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर रोम्बस के डायगोनल इक्वल होंगे तो हम फिर उसे रोम्बस क्यों कहेंगे, स्क्वायर ना कह दें, क्योंकि हर एक स्क्वायर रोम्बस होता है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है ना, हर एक स्क्वायर रोम्बस होता है। तो ये हो गया। अगर स्क्वायर ही बताना है पर्टिकुलर कि स्क्वायर होगा भाई, तो स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए और साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड both the diagonals are equal। ठीक है, क्लियर है बात। तो हम इस तरीके से ये टाइप बता सकते हैं कोडिलेटरल की, ठीक है। तो देखो जरा, इस पर जो क्वेश्चन है अपने पास इस तरीके से है कि द पॉइंट A B C D है ना, A के कोऑर्डिनेट्स है -4, -1, B के हैं -2, -4, C है 4, 0, D है 2, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ, है ना, इनमें से किसके वर्टिसेस हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ABCD। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -4, -1, B के कोऑर्डिनेट्स है -2, -4, ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स है -2, -4, C के हैं 4, 0 और D के हैं 2, 3, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो चारों साइड्स की लेंथ निकालूंगा, और एक काम इसमें ध्यान देंगे हम कि भाई जिस ऑर्डर में दिए हैं ABCD उसी ऑर्डर में लिखना है ABCD, ये नहीं कि A यहाँ लिख दिया, B वहाँ लिख दिया, C यहाँ लिख दिया, D यहाँ, है ना, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ऑर्डर से ही लिखना है, ठीक। अब देखो, अब ये ABCD बन गया। अब बनाते हैं लेंथ निकालते हैं सबकी, है ना, AB की लेंथ निकालते हैं। लेंथ निकालने के लिए क्या यूज करूंगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी -2 - -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -4 -1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया -2 और माइनस माइनस +4, ठीक है, -2 + 4 कितना हो गया? 2 ही हो गया ना ये तो, 4 - 2 2 का स्क्वायर, -4 + 1 -3 का स्क्वायर, तो ये अपना आ गया 4 + 9 √13, है ना, कितना आ गया? √13।
तो ए बी आ गया। इस तरीके से बी सी निकाल लेते हैं, बी सी सेम x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर लिख दे रहा हूं मैं 36, 0 माइनस माइनस 4 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 36 प्लस 16 इज रूट 52। कितना आ गया? रूट 52। क्लियर है? ठीक है यहाँ तक। तो बी सी आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? सी डी। सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी में क्या हो जाएगा? देखो सी डी हो गया अपना 4 माइनस 2 का स्क्वायर और 0 माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। 4 माइनस 2 एंड 0 माइनस 3, 4 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस 3 एंड माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये सी डी आ गया रूट 13। अब निकाल लेते हैं ए डी। तो ए डी क्या हो जाएगा? 2 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, है ना, 2 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये देखो 2 प्लस 4 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 36 प्लस 16 इज 52। ठीक है, तो ये चारों साइड्स आ गई। तो अगर चारों साइड्स में देखें तो ए बी रूट 13 है और सी डी भी रूट 13 आया, बी सी रूट 52 है, ए डी भी रूट 52 है, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ना। हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए बी और बी सी, ए बी और सी डी इक्वल है और ए डी और बी सी इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते ही ये पैरेललोग्राम तो हो ही गया। अब बचा कौन? डायगोनल। डायगोनल चेक कर लेते हैं एक बार। अगर डायगोनल भी इक्वल है तो फिर रेक्टेंगल कह देंगे, अगर नहीं होंगे इक्वल तो पैरेललोग्राम ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया अपना ए सी और ये हो गया बी डी। तो ए सी की लेंथ निकालते हैं। ए सी की लेंथ, ए सी आएगा अपना, देखो जरा, 4 माइनस माइनस 4 यानी 4 प्लस 4 8 ही हो जाएगा और 0 माइनस माइनस 1 यानी 1 ही हो जाएगा। 8 और 1 है ना, 8 और 1 का स्क्वायर है ना, ये हो गया 8 का स्क्वायर और ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 64 प्लस 1 65, रूट 65 आ रहा है। ठीक है, रूट 65 आ रहा है। इसी तरह दूसरा डायगोनल निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है? बी डी। बी डी, तो देखो जरा बी डी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 माइनस माइनस 2 यानी प्लस 2, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो प्लस 3 माइनस माइनस 4, तो यानी 3 प्लस 4 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है क्या? तो ये देखो 4 स्क्वायर 16, 7 स्क्वायर 49, तो ये तो हो गया रूट 65 ही आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों डायगोनल की लेंथ भी इक्वल आई है। ऑल्सो दोनों डायगोनल यानी ए सी और बी डी आर इक्वल। ठीक है, दोनों डायगोनल भी इक्वल हो गए, ऑपोजिट साइड भी इक्वल हो गई, तो इसलिए मुझे इसको क्या कहना पड़ेगा कि ए बी सी डी जो है ना वो रेक्टेंगल है। क्या है? ए बी सी डी रेक्टेंगल है। तो ऑप्शंस पे आ जाओ। तो ऑप्शंस हैं अपने रेक्टेंगल, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। तो अब आगे आ गया इसमें सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या? सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला का क्या हिसाब किताब है ये समझो। सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि जब हम किसी लाइन सेगमेंट को किसी भी रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। अगर मान लो ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट मुझे पता है, लेट से ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, और मैंने इस लाइन को किसी रेशो में डिवाइड कर दिया, इसकी लेंथ को
किसी एक रेशियो में डिवाइड कर दिया, लेट से यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने कर दी m और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने कर दी n। तो इस पॉइंट जिसने डिवाइड किया है इसके कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल सकता हूँ इसकी और इस रेशियो की हेल्प से। ठीक है, ये अपना क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से समझेंगे इसके प्रूफ को। ठीक है, देखो जरा, अब देखो सबसे पहले तो मैं बना लेता हूं अपना कार्टेशियन प्लेन। ये है अपना x एक्सिस, ये है अपना y एक्सिस। इस पे मैंने लिया 2 पॉइंट A और B, जहां पर A और B के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास। A के कोऑर्डिनेट कुछ x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट कुछ x2 y2। ठीक है, लेट्स से इसको किसी पॉइंट C ने किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया m और n के। ठीक है, किसके, m और n के, m और n के रेशियो में डिवाइड कर दिया, इसकी लेंथ को m और n के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो C के कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 x2 y2 और mn की टर्म्स में किस तरीके से निकाल पाएंगे वो समझने वाले हैं। तो मैं मान लेता हूँ C के कोऑर्डिनेट्स कुछ तो होंगे, लेट से x और y। C के कोऑर्डिनेट ये मैंने लेट किए हैं, ये है नहीं, हम x और y की वैल्यू ही ढूंढने वाले हैं। तो देखो किस तरीके से ढूंढेंगे। अब A जो है, A का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, जो कि है उसका y कोऑर्डिनेट यानी y1। ठीक है, और C का क्या होगा, y ही हो जाएगा, और B का क्या होगा, y2 ही हो जाएगा। सही है क्या, चलो ये बढ़िया है। अब एक बारी y एक्सिस से देख लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना x2। क्लियर, ठीक है, x2 क्लियर है। अब देखो एक बार ध्यान से समझना, ये यहाँ पर 2 ट्राइंगल बनेंगे अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं तो। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल बनेंगे, ये तो पॉइंट B है, ये C है, ये A है, इनको कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, देखना जरा क्या क्या नाम रख सकते हैं, D और E। इस पॉइंट का नाम D रख देते हैं और इस पॉइंट का नाम E रख देते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ADC है ना, एक ट्राइंगल है आपके पास ADC, और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास BCE या CEB, ADC CEB। ये 2 ट्राइंगल जो है ना, ये 2 ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर का मतलब होता है कि 2 ट्राइंगल एक जैसे ही दिखते हो, लेकिन शेप जो है वो शेप तो सेम हो, साइज छोटा बड़ा हो। ठीक है, तो सिमिलैरिटी है, जो कि आप एक टॉपिक है सिमिलैरिटी, आप ज्योमेट्री में पढ़ोगे उसको। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं सिमिलर। तो एक सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया होता है एंगल। ठीक है, उसको यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो देखो ये देखो, ये परपेंडिकुलर ही है ये सभी, तो ये 90-90 तो होना ही है ना, एंगल E और D दोनों में 90 हो गए। और देखो ये पैरेलल हैं अगर, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे क्या, तो 2 एंगल इक्वल हो गए, तो इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर ये सिमिलर होंगे तो इनकी साइड का रेशो सेम होगा। ठीक है, हम जानते हैं 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है। सही है, यानी AD अपॉन CE मस्ट बी इक्वल टू DC अपॉन BE, और तीसरा हो जाएगा AC अपॉन CB। अब यूज करते हैं, देखो AC अपॉन CB तो m/n है, ये तो हमारे काम का है ही। ठीक है, और AD अपॉन CE उठाते हैं। अब A से D तक की लेंथ क्या होगी ये समझना है मुझे। A से D तक की लेंथ मैं यहाँ पर लिख दूंगा, अभी देखना भाई। देखो ये पूरा यहाँ तक की लेंथ क्या है, x2, और ये वाला x1 है, तो AD क्या हो जाएगा, x2 में से x1 हटा दो, x2 में से x1 हटा दो, AD आ गया क्या, बढ़िया।
अब देखो सीई की बात करते हैं। सीई यहाँ तक की पूरी लेंथ क्या है x2 और ये लेंथ क्या है x, तो ये बचा क्या x2 में से x हटा दो, तो ये दोनों लेंथ आ गई। पुट कर लेता हूँ, AD की जगह क्या लिखने वाला हूँ मैं x2 माइनस x1 और CE की जगह x2 माइनस x। इसी तरह DC की बात करें अगर हम, DC देखना जरा, D से C, ये रहा DC क्या आएगा, ये पूरा लेंथ क्या है, ये पूरा लेंथ क्या है y2, ये वाला क्या है y, तो ये y2 माइनस y हो जाएगा क्या, y2 माइनस y हो जाएगा क्या DC। DC की बात कर रहे हैं ना हम तो, है ना, D से C है ना, D से C, ये रहा DC। ठीक है, देखो y2 ये y है ना, ये y है, मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए ना। हाँ ठीक है, एक सेकंड देखना, ये वाला हिस्सा चाहिए, तो ये हिस्सा कैसे निकलेगा, अच्छा पूरे y में से ये नीचे वाला हटा दो, है ना, y में से y1 हटा दो, y माइनस y1। ठीक है, सही है। अब दूसरा क्या बचा था, BE बचा है क्या, BE, हाँ ये BE ऊपर वाला है। ठीक है, BE, तो BE निकालने के लिए मुझे इस y2 में से ये y हटाना पड़ेगा, पूरा y2 है और यहाँ तक की लेंथ हटा दो, है ना, तो y2 माइनस y कर दो। ठीक है, y2 माइनस y कर दो, क्लियर है। यहाँ पर y माइनस y1 कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। ठीक है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं, क्या क्या निकाला था मैंने यहाँ पर, AD, A से D, तो x माइनस x1, है ना, A से D x माइनस x1 होना था, इसको सही कर देता हूँ मैं। ठीक है, x माइनस x1 होना था A से D, एक बार देख लो फिर से, A से D यहाँ तक की लेंथ क्या है x है, और ये वाला हटाओगे तो x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, और ये DC BE आ चुके हैं, अब DC है y माइनस y1 और BE क्या है y2 माइनस y। ठीक है, एक बार इनको सही कर दूं मैं, x माइनस x1 था ना ये, x माइनस x1 AD था। ठीक है, अब देखो अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो इसको और इसको उठा लो, है ना, इसको और इसको उठा लो, देखो तो क्या क्या था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, यही था ना। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m बाय n, इक्वल टू m बाय n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखना जरा, nx, ठीक है, माइनस nx1 mx2 माइनस mx। ठीक है, x वाली टर्म्स एक तरफ कर ले, इसको भेज दो इधर, तो ये हो गया mx प्लस nx, और इसको उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा mx2 माइनस से प्लस nx1। ठीक है, तो x कॉमन लोगे तो m प्लस n बचेगा, और यहाँ पर तो नहीं कुछ भी बचेगा, इस m प्लस 1 को नीचे भेज दो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बन जाएगा। और सिमिलरली y वालों को सॉल्व करोगे, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी, और वो क्या आएगी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला याद करना भी काफ़ी आसान है, कैसे वो समझना। लेट्स से अपने पास ये दिया हुआ है AB, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, ये x2 y2, इसको किसी C ने m और n के रेशो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, m और n के रेशो में डिवाइड कर दिया, तो C के जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y, तो x कैसे आएगा, जो यहाँ पर m है, ठीक है ना, जो यहाँ पर m है, उस m को आप क्या करो, उस m को इस दूसरे वाले x के साथ मल्टीप्लाई करो, है ना, mx2, इस m को इससे मल्टीप्लाई करो, mx2 आएगा।
और जो n है उसके ऑपोजिट वाले x से मल्टीप्लाई करो, nx1 आएगा, और नीचे तो इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। इसी तरह y के लिए भी है, इस m को दूसरे वाले y से मल्टीप्लाई करो, n को भी दूसरे वाले y से मल्टीप्लाई करो, और नीचे दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो x और y कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला है और ये उसका प्रूफ था एक तरीके से। क्लियर है क्या? इसमें और चीजें समझ लेते हैं। अगर ये जो पॉइंट था mn, मतलब m और n ने जो रेशो में जो भी डिवाइड किया है, अगर मैं इसमें ही कह देता कि c मिड पॉइंट होता, तो अगर c मिड पॉइंट होता तो क्या होता? देखो, अगर c मिड पॉइंट होता तो AC की लेंथ और CB की लेंथ इक्वल होती, और लेंथ का ही तो रेशो था, तो m और n की वैल्यू क्या क्या हो जाती? इक्वल ही हो जाती ना, m और n इक्वल हो जाता, तो m और n का जो रेशो होता वो तो 1 ही हो जाता ना, 1/1, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, ठीक है ना? सही है क्या? बढ़िया। अब अगर ऐसा है तो इसमें पुट करे तो ये तो 1 इंटू x2, 1 इंटू x1, तो यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट भी वही y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट के केस में मैं कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, इतना लंबा फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सीधा दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है क्या? सही है, मिड पॉइंट के लिए हो जाएगा। ये था इंटरनल डिवीजन, है ना? इसमें एक एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, वो भी समझ लेते हैं, ठीक है? समझना ध्यान से। इसमें ही क्या पढ़ने वाले हम? एक्सटर्नल डिवीजन। तो देखो उसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास ये मान लो A और B 2 पॉइंट है, A और B 2 पॉइंट है, और इस लाइन को जब एक्सटेंड किया गया तो यहां पर कोई एक पॉइंट है C जिसने इस AB को किसी रेशो में डिवाइड किया, ठीक है? किस तरीके से कि भाई C से A तक की लेंथ तो कुछ m हो गई, मतलब लेंथ का रेशो मान लो m और n हो जाएगा, B से C तक की n हो गई, तो वो m और n रेशो इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, m और n के रेशो में उसने डिवाइड कर दिया। अब मुझे पता है A के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट, मुझे निकालने हैं C के कोऑर्डिनेट। तो अब आप समझो, आप इसको ऐसे देखो ही मत कि वो एक्सटर्नल डिवीजन है, आप इसको ऐसे देखो कि भाई A और C मुझे पता है, B निकालना है ना? मान के चलो कि A और C पता है और B ने इसको रेशो में डिवाइड किया है, तो B इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो B की हेल्प लेते हैं, C को निकालते हैं। देखो कैसे, देखना, अगर ऐसा है, अब B ने अगर डिवाइड किया है तो मैं देखूंगा B से A तक की लेंथ का रेशो और B से C तक की लेंथ का रेशो, ठीक है? तो B से C तक की लेंथ का रेशो तो वही है n, पर B से A तक की लेंथ का रेशो चेंज हो जाएगा। वो कैसे? ये पूरी लेंथ C है, C से A तक m है, तो ये वाला हिस्सा n हटाओगे तो ये वाला हिस्सा m में से n माइनस होके m माइनस n हो जाएगा, और ये तो n है ही, ठीक है? क्लियर है? तो अब रेशो B की हेल्प से निकलने वाला है, तो अगर ऐसा है तो B पॉइंट बीच वाला है जो कि डिवाइड कर रहा है A और C को, यानी x2 निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? m माइनस एन इंटू एक्स, है ना? यही था ना सेक्शन फॉर्मूला, m माइनस एन इंटू एक्स प्लस n इंटू x1 अपॉन इन दोनों का सम, इन दोनों का सम तो m ही आना है ना? इन दोनों को ऐड करोगे तो n ही तो m आएगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा mx2, और इसको इधर भेजोगे तो nx1, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा तो m माइनस n, तो ये अपना x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है? x कोऑर्डिनेट निकालने वाले थे हम। सिमिलरली y भी लिख सकता हूँ, क्या? my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ठीक है? तो ये मैं सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल अगर डिवीजन हो रहा हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है? बस इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क क्या है? माइनस आ जाएगा, इंटरनल में क्या था? प्लस था। क्लियर है क्या?
तो अब इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन की किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और कैसे हम कर सकते हैं उन्हें सॉल्व। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the point this and this in ratio 3:2। 3:2 में डिवाइड कर रहा है इन दोनों को ज्वाइन करने वाले पॉइंट को। पहले पार्ट में कह रहा है इंटरनली, दूसरे पार्ट में कह रहा है एक्सटर्नली। ठीक है भाई, पहले पार्ट में कह रहा है इंटरनली, लेट से ये दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 3 और -4 और 5, -4 और 5। इसको हमने डिवाइड किया है 3:2 के रेशो में ना, 3:2 के। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को बताने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को बताने हैं। क्लियर है? तो देखो जरा, अगर ऐसा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो इंटरनल डिवीजन में क्या था, x कोऑर्डिनेट विल बी 3 × -4 है ना, m × x2 प्लस n × x1 यानी 2 × 6 अपॉन m + n। तो x कोऑर्डिनेट हो गया 3 × -4 यानी -12, 2 × 6 यानी 12 अपॉन 5, तो 12 - 12 तो 0 ही हो गया, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो गया। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेम 3 × 5 यानी m × y2 प्लस n × y1, ठीक है, अपॉन m + n। तो ये हो गया 15 + 6 अपॉन 5 यानी कि 21/5। तो y कोऑर्डिनेट आ गया 21/5। तो अगर 3:5 में इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करें 3:2 के रेशो में, तो वो जो पॉइंट रहेगा वो 0,21/5 रहेगा। ये इंटरनल डिवीजन था। अगर एक्सटर्नल होता तो हमें क्या करना होता, सेम माइनस लगा देना पड़ता। क्या करते हैं, माइनस लगा देते, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो जरा, तो सेकंड पार्ट के लिए इस तरीके से था, ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, वही 6,3 - 4,5, 6,3 - 4,5। अब इसको अगर बढ़ा दें तो यहाँ कोई पॉइंट सी है, ठीक है। अब एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं, तो देखो उसने किस रेशो में डिवाइड किया हुआ है, 3:2, यानी ये 3 है और ये 2 है, ये रेशो है 3:2 का, ठीक है। वो लेंथ नहीं है, रेशो है 3:2 का, ठीक है, ये समझना बस, 3:2 है ये। अब देखो फॉर्मूला क्या हमने सीखा था, डायरेक्ट यूज करते हैं कि अगर इसके पॉइंट x, इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो x कोऑर्डिनेट विल बी mx2, x2 ये रहा 3 × -4, nx1 2 × 6, हाँ माइनस था लेकिन बीच में याद आया, क्या था, माइनस था, -2 × 6 अपॉन m - n 3 - 2, तो ये तो 1 ही हो गया, और ऊपर -12 - 24 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, -12 - 24 आ गया। इसी तरह अगर y कोऑर्डिनेट निकालना होता तो फिर वही my2 यानी 3 × 5 माइनस क्या करते 2 × 3 अपॉन नीचे 3 - 2, वो तो 1 ही आता फिर से, तो ये हो गया 15 - 6 यानी कि 9। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहते, -24,9। क्लियर है क्या, -24,9। तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point 3, 4 and -2, -1 is divided by the x-axis। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो है वो x एक्सिस से डिवाइड हुई है, तो किस रेशो में डिवाइड हुई होगी, है ना। इस बारी हमें रेशो बताना है, पहले हमें रेशो दिया था, कोऑर्डिनेट बताना था, इस बारी x एक्सिस दे दिया गया है कि x एक्सिस ने इनको डिवाइड किया, तो आपको बताना है किस रेशो में डिवाइड किया होगा। तो देखो जरा,
मान लेते हैं ये रफ डायग्राम है जो भी मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट है 3,4 और ये -2, -1। इनको डिवाइड किसने कर दिया? एक्स एक्सिस ने, है ना। इनको डिवाइड किसने कर दिया? एक्स एक्सिस ने। तो आपने को बताना है इस एक्स एक्सिस ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया होगा। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। तो देखो जरा, अब रेशियो आपको निकालना है तो रेशियो m/n लो, है ना। m/n या k/1, है ना। अब ये समझना, m/n को जब मैं k/1 ले लूंगा, मतलब क्या है कहने का मतलब k ही है ये, k की जो वैल्यू आएगी वो m/n है, सिंपल, ठीक है। बस इससे फायदा ये है कि एक ही वेरिएबल है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप m और n लेके चलो या k/1 लेके चलो, दोनों से ही सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। बस m/n की जगह k/1 ले लिया ताकि एक ही वेरिएबल में काम हो जाए, ठीक है। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। k/1 मैंने रेशियो लेट कर लिया। अब ये पॉइंट, ये लाइन x एक्सिस है, x एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या है भाई? x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, तो x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ये मैंने बताया था, है ना। तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। x कोऑर्डिनेट क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, तो अब चलो y कोऑर्डिनेट तो पता है, इसकी हेल्प से रेशियो निकालते हैं। तो y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या था? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो देखो y कोऑर्डिनेट कितना है? 0, ठीक है। y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। m को मैंने k/1 m/n को इस तरीके से k/1 बना दिया है, ठीक है। तो k इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4, एक सेकेंड, है ना। y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो y2 लेना पड़ेगा, इसको सही कर लेते हैं ना। तो k इंटू -1 लेना पड़ेगा, है ना। k इंटू -1 और ये 1 इंटू 4 अपॉन m प्लस n, k+1, है ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया 0 इक्वल टू -1 था ना, ये -1 इंटू के, है ना। इसको -1 इंटू के है, ये सही कर लो, -1 इंटू के, तो -k ही हो गया। और ये कितना हो गया? 4 इंटू 1 4 ही हो गया, तो 4 इधर आ गया, या k को इधर भेज दो तो k की वैल्यू 4 आ गई। भाई k की वैल्यू 4 आने का मतलब k किसको माना हुआ है? m/n को, यानी 4:1। रेशियो कितना रहा? 4:1, है कि नहीं? रेशियो हो गया अपना 4:1, ठीक है। 4:1 ऑप्शन में है ही, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। अभी सेक्शन फॉर्मूला पर और भी टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे ना, और इसकी प्रॉपर्टीज जो भी है सेक्शन फॉर्मूला के जो एप्लीकेशंस हैं हम उनको भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू।